नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नैब लाहौर में पेश हुए और जब वो पेश हुए तो उनके साथ उनके गाड़ी समेत टोटल 3 गाड़ियाँ थीं। नैब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को बुलाया था कि उन्होंने शराब का लाइसेंस जारी किया और उसके लिए वज़ीर आला हाउस से, वज़ीर आला के ऑफिस से सख्त दबाव डाला गया था उस लाइसेंस के इजरा करने पर, जिसके सबूत के तौर पे 2 लोग वादा माफ गवाह बनने के लिए भी तैयार हो गए हैं, जिसमें एक साबिक डीजी एक्साइज शामिल हैं और एक शख्स का नाम सीगा राज में रखा गया है। उस्मान बुज़दार साहब पेश तो हुए थे कि शराब का लाइसेंस एक प्राइवेट होटल को किस तरह इशू हुआ और किस तरह उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, दबाव डाला उस लाइसेंस को इशू करने के लिए। ये तवक्को कर रहे थे आज उस्मान बुज़दार साहब कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ नहीं। हुआ ये कि उनसे नैब ने हस्बे आदत असासों से, आमदन से ज़ायद असासों पर पूछगछ शुरू कर दी, तफ्तीश शुरू कर दी। 2 घंटे तक ये पूछगछ जारी रही, जिसमें उनके रिश्तेदारों के जो असासे हैं और जो उनके अपने असासे बढ़े हैं वो क्यों बढ़े हैं और किस तरह बढ़े हैं। और 18 अगस्त तक नैब हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को जवाब जमा कराने की हिदायत भी कर दी गई है। तो सवाल ये पैदा होता है, कल मरियम नवाज साहब वहाँ पेश हुई थी तो वो पेश नहीं हो सकी थी क्योंकि उनके साथ एक बड़ा लोगों का मजमा था और वो एक कैफियत ऐसी पैदा हो गई कि पथराव शुरू हो गया, लाठी चार्ज और आंसू गैस शुरू हो गया। और उसके वाक़े के बाद FIR काटी गई। FIR 300 लोगों के खिलाफ थी। 58 लोग जुडिशल रिमांड पर हैं जो कि कारकुनान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, जिन पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने कल कानून को अपने हाथ में लिया और लाठी चार्ज किया, पथराव किया, पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और नैब के ऑफिस में तोड़ फोड़ भी किया। और उन पर जो दफात शामिल की गई वो 147, 149, 290, 291, 440, 109, 353, 186 की दफात शामिल है और जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर क़यादत है, जिसमें मेंबर प्रोविंशियल असम्बली, मेंबर नेशनल असम्बली के नाम भी उस FIR में शामिल हैं। तो जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ था वो कल हमने आपको बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम नवाज़ साहिबा ने और उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें मारने की, उन्हें रोकने की कोशिश की गई और क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा पहुँच नहीं सकी थी, पुलिस का और उनके कारकुनान का जो तसादुम था उनको गेट तक ही रुकना पड़ा। फिर मरियम नवाज़ साहिबा को वापस जाना पड़ा क्योंकि नैब ने यह कहकर कि गुंडागर्दी और बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत कल का वाक़या जो नैब ठोकर न्याज बेग लाहौर ऑफिस के बाहर वकूफ़ पज़ीर हुआ था वो एक प्री प्लान मनसूबा था और उस मनसूबे के बाद अब पेशी को जो है मुअख्खर किया जा रहा है, वो अब किसी और तारीख को होगी। उसके बाद मरियम नवाज़ साहबा ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उन पर ये पथराव किया गया पुलिस की जानिब से और उन पर लाठी चार्ज किया गया पुलिस की जानिब से। अब ये एक बड़ा अहम सवाल है कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, नैब का हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त है या नैब का मौक़िफ़ दुरुस्त है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ दुरुस्त है, मरियम नवाज़ साहिबा का मौक़िफ़ दुरुस्त है। तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरा, आज उस्मान बुज़दार साहब पेश हुए बड़ी सादगी से, बड़े 3 गाड़ियाँ थी, वो आए, अपना नैब के पास इंक्वायरी हुई, उनकी पेशी हुई, नैब ने जो तफ्तीश उनसे करनी थी, पूछगछ करनी थी वो की और उसके बाद वो वहाँ से वापस चले गए। मरियम नवाज़ साहिबा भी इसी तरह खामोशी से आ सकती थी, नैब में पेश हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तो ये हम सवाल आज का रखेंगे कि जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब आए इसी तरह मरियम साहिबा भी आ सकती थी। अगली दफ़ा मरियम नवाज़ साहब आएंगी तो क्या वो इसी तरह आएंगी, इसी तरह कारकुनान के साथ आएंगी और हजूम के साथ आएंगी? और अगर इस तरह कारकुनान के साथ और हजूम के साथ आएँ तो सूरत हाल क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि आज उस्मान बुज़दार साहब को नैब ने बुलाया है, उसमें जो पसे पुश्त हाथ है, पसे पुश्त लोग शामिल हैं, उनमें इमरान खान साहब क्या आशीर्वाद उन लोगों को है कि उस्मान बुज़दार साहब को वाया नैब चीफ मिनिस्टर के ओहदे से अलग कर दिया जाए। तो वो जो प्रेशर बिल्ट होना है वसीम अकरम प्लस को डायरेक्टली रिमूव करने का, वो इमरान खान साहब पे या PTI पर नहीं आएगा और उस्मान बुज़दार साहब अपने ओहदे से अलहदा हो जाएंगे। एक दूसरी बात यह है कि उनको ये भी कहा गया कि वो इस्तीफ़ा दे दें खुद और बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब काम करने से इनकार कर दें। उन्होंने नहीं किया ऐसा, यही वजह है कि उनको वाया नैब ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। एक ज़रा ये भी बताते हैं, दूसरे ज़रा कि क्योंकि चौधरी बरादरान भी नहीं चाहते पंजाब के अंदर कि उस्मान बुज़दार तब्दील हों और इमरान खान साहब भी नहीं चाहते कि उस्मान बुज़दार तब्दील हों, तो लिहाजा जो लोग चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार तब्दील हो जाएं और वज़ीर आला के ओहदे पर ना रहें,
وہ عثمان بزدار کو وایا نیب چیف منسٹر کے عہدے سے علیحدہ کرنے چاہتے ہیں، کیونکہ نیب پر یہ الزام تو ہر ایک جانب سے لگایا جاتا ہے، اپوزیشن جماعتوں سے بھی، حکومتی حلقوں سے بھی، اور اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا، یہ ریمارکس میں کہا گیا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے، نیب احتساب کم اور انتقام زیادہ کرتی ہے، کیونکہ اس کی بہت بڑی بڑی مثالیں گزشتہ 2 سالوں میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے بہت سارے اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، جس میں شہباز شریف صاحب ہیں، حمزہ شہباز ہیں، خواجہ برادران ہیں، اور اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، اور اگر ہم پیپلز پارٹی کی طرف سے بات کریں تو خورشید شاہ صاحب کا نام سر فہرست ہے کہ وہ کئی مہینوں تک نیب کے پاس رہتے ہیں، لیکن نہ نیب ان پہ ریفرنس فائل کر سکتا ہے، نہ ہی اس ریفرنس اگر فائل ہو جاتا ہے تو اس ریفرنس کو ثابت کر پاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایلیگیشن نیب پر ہے، اور یہ صرف اپوزیشن کی جماعت کے لیے ایسا نہیں کرتی نیب نے علیم خان صاحب کو بھی اگر پکڑا تھا، اپنے پاس رکھا تھا، تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا تھا جو اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ تو نیب کا کردار خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے نیب کا کردار کیا ہوگا، کیونکہ نیب نے کیا وہی جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا تھا کہ صاف پانی میں بلا لیا اور پکڑ لیا، پھر وہاں ان کو اپنے پاس رکھا، اور اس کے بعد جب انہیں بیل ملی تو چلے گئے۔ تو کیا ایسا ہی عثمان بزدار صاحب کے ساتھ بھی ہو، کیونکہ آج جب بلایا گیا انہیں تو معاملہ شراب کے لائسنس کا تھا، لیکن پوچھ گچھ آمدن سے زائد اثاثوں پر ہو گئی۔ عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر پنجاب کی اسپوکس پرسن مسرت جمشید چیمہ صاحب ساتھ ہیں۔ مسرت صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، بڑی سادگی سے عثمان بزدار صاحب، اس سادگی کی وجہ کیا تھی؟ ان کے ساتھ پی ٹی اے کے کارکنان نظر نہیں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عدنان۔ بیسکلی جب آپ کو کورس یا کوئی بھی آپ کو ریاستی ادارے بلاتے ہیں تو اسی سمپلسٹی کے ساتھ ہی جانا چاہیے، اور کوئی بینڈ باجا بارات لے کے نہیں پہنچ جانا چاہیے، اور کوئی سمپتھی کارڈ بالکل نہیں کھیلنا چاہیے، اور ہم جو لیجسلیٹر ہیں، جو قانون بنانے والے ہیں، ان پہ قانون پہ عمل درآمد کرنے کی ذمہ داری اور بھی بھاری ہے، اور بھی زیادہ عائد ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی اچھی روایت ہے، اور یہ آنے والے دور میں انشاءاللہ یہ روایت ایک ایگزامپل کی طرح کوٹ کی جائے گی کہ آپ مطلب جتنے یہ بڑے عہدے پہ ہوں۔ یہ روایت آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیٹ کر رہے ہیں، کل کو عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب یا اور آپ کی اعلیٰ قیادت اگر جاتی ہے کہیں بھی عدالتوں میں، احتساب عدالت میں، سپریم کورٹ میں، الیکشن کمیشن میں، تو سادگی سے 2 گاڑیوں میں جائیں گے، اپنا جو طریقہ کار ہوتا ہے ایک سنجیدہ اور ایک ادبی طریقہ کار، وہی اختیار کیا جائے گا جو آج بزدار صاحب نے کیا۔ دیکھیں آلریڈی ہم یہی کر رہے ہیں، ہم جب سے اقتدار میں آئے ہیں، کوئی ایک ایگزامپل بتائیں کہ جب نہیں وہ علیم خان صاحب کی پیشی پہ آپ کو یاد ہے رش ہوتا تھا، پولیس کو لوگوں کو روکنا پڑتا تھا، پی ٹی آئی کے پرچم ہوا کرتے تھے۔ دیکھیں علیم خان صاحب کے لیے پارٹی کا کوئی ایک نمائندہ، کوئی گورنمنٹ کا ترجمان، ہم نے کبھی بھی اس چیز کو، اور ایون ان کی طرف سے خود سے بھی آتی تھی، ان کے حلقے کے، دیکھیں حلقے والے چھوٹے موٹے عام ورکرز اگر پہنچ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کسی قسم کے خدا نخواستہ اداروں کے اوپر نعرے بازی، پتھراؤ، بد زبانی، بد اخلاقی یا ہراساں کرنے کا مظاہرہ تو کبھی بھی نہیں ہوا، ایسا کبھی۔ اور اگر ایسا ہمارے پارٹی کے لوگوں کی طرف سے ہوا تو سب سے پہلے اس ادارے سے پہلے کوئی اگر ایکشن میں آئے گا تو وہ ہمارے پارٹی چیئرمین ہوں گے، وہ پرائم منسٹر صاحب ہوں گے۔ بالکل صحیح ہے نہال ہاشمی صاحب، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے نیریٹو آپ ہے۔ دیکھیں ہم نے جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ادارے آزاد ہیں تو وہ کسی کو بھی بلانے کا اختیار رکھتے ہیں اور یہ حق رکھتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میں 2 باتیں صرف عدنان آپ سے ایک مجھے پلیز الاؤ کریں۔ ابھی جو آپ نے اپنے ابتدا میں بات کی، اب یہ دیکھیں کہ یہ ریومرز فیکٹری جو ہے نا، دیکھیں اس میں آپ نے 3 آپشنز بتائی ہیں کہ بھائی اب یہ بھی آپشن ہے، یہ بھی آپشن ہے، یہ بھی، چیزوں کو بالکل کلیئر اور سمپل رکھیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ہماری لیڈرشپ ہے، عمران خان صاحب، ان کا ایک کلیئر سٹانس ہے، وہ یہ کہ ایک تو اکاؤنٹیبلٹی سے اور قانون سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہے، نمبر 1۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جب یہ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب کا یہ استحقاق ہے، پروریگیٹو ہے، اگر انہوں نے کسی کو پرفارمنس کی وجہ سے یا ایون ویسے بھی اگر انہوں نے فارغ کرنا ہوگا تو یہ ان کے پاس استحقاق حاصل ہے، اس کے لیے یہ اس طرح کی آپشنز پہ جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو باتیں جیسے ہیں، دیکھیں جو بھی پروسیس ہو رہا، ہم نے کبھی بھی عثمان بزدار صاحب کی نیب میں جو پیشی ہے اس میں ان کا بطور چیف منسٹر علیحدگی یا بطور چیف منسٹر ان پر پریشر بلڈ کرنا نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ نہال ہاشمی صاحب 2 چیزیں ہیں، میں گاٹ دی پوائنٹ۔ نہال ہاشمی صاحب 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں
کہ ہم نے سادگی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی. ان کی لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی جب بھی جائے گی وہ یوں ہی سادگی سے جائے گی, کوئی لاؤ لشکر ساتھ نہیں ہوگا. ایک بات. دوسرا, نیب کی جو پیشی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی, وہ ایک ان پر جو ایلیگیشن ہے وہ اس حوالے سے ہے کسی طرح کا کوئی پریشر ان پر بلڈ نہیں ہو رہا اس پیشی کے بعد یا اس طرح کی پیشی سے. نہال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ لا لشکر نہیں ہوتا ہے کوئی کی سیاست میں, ایک محبت ہوتی ہے عوام کی. اور دیکھیے ہمیشہ جب بھی ہماری پارٹی کی قیادت جاتی ہے پرامن طریقے سے جاتی ہے. مریم نواز اسی عدالت میں 12 جاتی رہی ہیں, اسی نیب کے ادارے میں 3 مہینہ سے زیادہ ان کو حراست میں رکھا گیا, تو کبھی کوئی ایک واقعہ نہیں ہوا, ایک پتہ نہیں ٹوٹا. کل ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ انہوں نے اصل میں ان کو اپنے گھر سے نکالا تھا اور یہاں پہ ان کو شکار کرنا چاہتے تھے. اور پاکستان میں یہ ایک روایت رہی ہے, تاریخ رہی ہے کہ غیر جمہوری قوتیں جو ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ جمہوری قوتیں جو اس وقت برسر اقتدار ہوتی ہیں ان کے ساتھ سازش کرتی ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, کوئی تشدد نہیں تھا, کوئی عوام نے کچھ نہیں کیا, مگر اچانک پولیس اور نیب اور سادہ کپڑوں میں اہلکار نکلے اور بلٹ پروف گاڑی پہ ڈائریکٹ ہٹ کیا, قاتلانہ حملہ کیا مریم نواز کو. آپ اس کے شیشوں کو جا کر دیکھ لیں, بلٹ پروف گاڑی کے شیشے کا حل کیا کیا انہوں نے. اور پھر ان کے گاڑی کے چاروں طرف, عدنان صاحب آپ جا کے چیک کر کے دیکھیں, ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے کا رواج نہیں رہا کہ ہم عورتوں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کریں. یہاں تو اس کو ہلاک کرنے کی روایت رہی ہے, قتل کرنے کی روایت رہی ہے, حملہ کرنے کی روایت رہی ہے, غلط رویہ اختیار کرنے کی روایت رہی ہے. ہم نے تو انکار نہیں کہا کہ ہم نے یہاں لیکن نہال صاحب کچھ فوٹیج, مریم ایک منٹ, حملہ کرنے کے باوجود مریم نواز گیٹ پہ کھڑی رہی اور انہوں نے کہا آپ نے بلایا ہے, میں اپنا بیان اپنا جواب جمع کرانا چاہتی ہوں. مگر اتنی ہمت نہیں ہے, بزدل لوگ ہیں یہ. اس کے پیچھے عمران خان صاحب تھے, اس کے پیچھے شہزاد اکبر تھا, اس کے پیچھے ان کی پوری گورنمنٹ تھی جو مریم سے خوفزدہ ہے. جب بھی مریم نکلتے ہیں مسرت صاحب اب سر رسپانس لینے دیں نہال صاحب, کیونکہ آپ نے یہ عوام پہ, لاہور کے عوام پہ انہوں نے تشدد کی انتہا کر دی. عورتیں بچے دکانداروں پہ تشدد کیا, دہشت کا راز قائم کر دیا انہوں نے. مسرت صاحب اس میں رسپانس کر دیجئے. نہال صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی آپ کی قیادت شامل تھی اور یہ پری پلان ایک منصوبہ تھا مریم نواز صاحبہ کو روکنے کا, ان پہ تشدد کرنے کا, ان کو ڈی فیم کرنے کا, خدا نخواستہ. اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ ہم نے مریم کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ وہ اپنی گاڑیوں میں پتھر بھر کے لے کے جائے اور جس طرح سے عورت کارڈ کھیلنے کی ایک بڑی گھناؤنی قسم کی میں سازش کہوں گی کہ آپ کی باری پہ میں نے بولی محترم صاحب آپ بھی ذرا آرام اور تسلی سے بات سنیں. میں کوئی غیر پارلیمانی آپ کی طرح الفاظ استعمال نہیں کرتی. نہیں کوئی آپ تحمل سے سنیں اور تحمل سے جواب دیں, بہتر رہے گا, اچھا پروگرام ہو جائے گا. جی میم بولیے. اچھا, اس میں جو میں عرض کروں کہ جس طرح سے دیکھیں, اگر میں ایک سیاست دان ہوں, میں ایک عورت ہوں, مجھے یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں عورت ہو کے میں اداروں کے اوپر چڑھ دوڑوں کہ میں اس لیے کہ میں ایک عورت ہوں اور میں اپنے ورکرز کو لے کے ریاستی اداروں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کروں اس لیے کہ میں ایک عورت ہوں. اور آپ دیکھیں یہ وہ محترمہ ہے جو فرماتی تھی, جنہوں نے ایک ٹاک شو کے اندر فرمایا کہ لندن کیا, میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اگر یہ جائیداد خریدی بھی ہے, فرض کر لیں, سپوز ہم 1 منٹ کے لیے سپوز کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے الاٹمنٹ نہیں کرائی تھی, انہوں نے خریدی تھی, تو یہ پریس ٹاک کر کے کلیئر کرتی کہ یہ زمین کتنے پیسوں کی خریدی, کس سے آئے. ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ تو ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم. مسرت صاحبہ مریم صاحبہ تو وہاں موجود رہی نا, نیب نے کہا کہ پیشی مؤخر کی جاتی ہے, ان کی پریس ریلیز ہے. نہیں ہوتا پولیٹیکل لیڈرشپ, بالکل وہ ایک اگر اتنی بڑی لیڈر ہے تو ان کو چاہیے تھا وہ اپنی پاور شو کرتی. ان کو کس نے روکا ہے؟ مینار پاکستان میں جلسہ کرتی, کوئی ریلی نکالتی, کسی کاز, کوئی بہانہ. سیاسی لیڈر کو تو بہانہ کوئی چاہیے نہیں ہوتا. آپ کوئی مسئلہ لے کے, وہ سندھ میں آٹا نہیں مل رہا, سندھ میں کراچی کا ایشو تھا, اس پہ نکل پڑتی, کوئی ایشو بنا لیتی, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو جب نیب بلائے سپریم کورٹ پہ, ان کے والد محترم نے 97 میں جو بلوا بولا, اس سے بری بھیانک اس نے اپنے ورکر کے ساتھ زیادتی کی ہے. میں اگر ایک پولیٹیکل
हैसियत से जवाब दूं। इसने उस मैम अब देखें ना मुशर्रफ साहब, ये बड़ी कंफ्यूजन है। देखें निहाल साहब और आप या पीटीआई और नून लीग यही कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नून लीग वाले पत्थर लाए, नून लीग वाले कह रहे हैं कि वहां ऑलरेडी पत्थर मौजूद थे। तो एक इंक्वायरी करा लें ताकि डिसाइड हो जाए। फुटेज मौजूद है जी अदनान, इसकी फुटेजेस, मेरी बात सुनो, मीडिया ने रिपोर्ट किया, इसकी फुटेजेस मौजूद है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये जिस तरह की सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं, इसकी भी तहकीक होगी कि ये बीबी कभी कहती है मेरा पत्थर ऐसा लगा कि स्क्रीन टूट गई, उसके बाद अब आज इन्होंने एक नई शोशा छोड़ दिया है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर ये इस तरह से करके इदारों को देखें, सबसे मैं दो चीजें मुशर्रफ साहब एक बात समझ में नहीं आ रही, मतलब बड़ी माजरत आप लोग होंगे, अगर मैं बात मान लेता हूँ कि यही लोग पत्थर लाए थे, तो क्या मरियम नवाज साहब बता के आई थी? नहीं मुशर्रफ साहब, अगर मरियम नवाज साहबा के साथ लोग पत्थर लाए थे तो क्या मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि मेरी गाड़ी पे पथराव कीजिएगा? क्या मतलब वो खुद क्या कही थी कि पत्थर लाइएगा और मुझे मारिएगा? जी ये अच्छा सवाल है। मुझे ये बताएं कि वो जो आपने जख्मी जो पुलिस के एहलकार हैं या फीमेल एहलकार हैं, उनको आपने वैसे देखा है अदनान? मैं आपको भी तस्वीरें व्हाट्सएप कर रही हूँ। मैंने देखा है, वो जख्मी तो नून लीग के लोग भी हुए हैं। अटैक हुआ, ओ खुदाया मेरी बात सुन लो ना अदनान, मुझे दो फिक्रे तो प्लीज कंप्लीट करने दे। देखे वहाँ पे एहलकार खड़े थे, वहाँ पे कौन सी पीटीआई खड़ी थी जिसने इनका अटैक कर दिया? जो ये मेरे भाई साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है जो एलिगेशन लगा रहे हैं, भाई उनको जिनको डायरेक्ट पत्थर लग रहे थे उन्होंने पत्थर ही मार रहे थे। रिमेंबर दिस। आप उनको डायरेक्ट, अगर आप इन लोगों ने जिस तरह से बलवा बोला है, देखिए मीडिया ने दालों में से निकाल के एक रेड शर्ट, बिल्कुल सही। अब रिस्पांस ले लेते हैं ना मुझे निहाल साहब। निहाल साहब डिसाइड नहीं हो पा रहा सर कि किसने पथराव किया। निहाल साहब को दोबारा कॉल पे ले लो। मैम प्लीज कंटिन्यू, निहाल साहब का नंबर ड्रॉप हुआ है जी। तो अदनान मैं ये कह रही हूँ कि एलिगेशन लगाने से हम इनको गलत कहेंगे या हमें गलत कहेंगे? कुछ चीजें ऐसी हैं जो वक्त ने डिसाइड करनी है, मीडिया ने रिपोर्ट किया। आप गवर्नमेंट है ना मैम, आप एक इंक्वायरी कंडक्ट करा दीजिए, वो जो बता देंगे ना, एक इंक्वायरी बोर्ड बना दीजिए ना, ताकि कम से कम ये मसला ही डिसाइड हो जाए। एग्जैक्टली देखे ना, मेरी बात सुने, 2-3 सवालों के जवाब मुझे आपसे चाहिए। देखें इस बीबी ने कहा कि अगर मुझे बुलाते हो तो फिर हिम्मत भी रखो, दिल रखो, हौसला रखो। मतलब कि अगर आपको फर्ज करें कि नैब किसी शहरी को बुलाता है, फर्ज करें आपको मुझे, हम जाए, हम अपनी क्लैरिफिकेशन दे दें। उसके लिए ये क्या तरीका कार है कि अगर कोई सियासी रहनुमा है तो वो जाके बैंड बाजा बारात और अपने ऊपर मनोफूल और वर्कर्स को आप आगे झोंक दो, और जो वहाँ पे जो ड्यूटी पे तैनात है, देखिए वो स्टेट के मुलाजिम है, उन्होंने अपनी ड्यूटी देनी है। पुलिस के ऊपर जिस तरह से इन्होंने धावा बोला है, वहाँ पे हमारी बेचारी बच्चियां खवातीन भी थी जो ऑन ड्यूटी थी, जो इंजर्ड हुई, सीरियस इंजरीज आई है, खवातीन की टांगे टूटी हैं। मैं निहाल साहब का मौका लूं। निहाल साहब ये तो एक बात बता दीजिए कि वो कह रही हैं कि अगर नैब ने बुलाया था तो वो नैब में पेश हो जाते, और दूसरा वो कह रहे हैं कि ये तो आप लोग खुद पत्थर लाए, आप मनसूबाबंदी करके। सर ये डिसाइड कैसे होगा? मतलब कल से टीवी एंकर और जर्नलिस्ट यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कौन पत्थर लाया, किसने हंगामा राई की? और मुशर्रफ साहब कह रही है कि जिन्होंने जो रोकने वाले थे वो पुलिस के और नैब के लोग थे, उसमें पीटीआई के लोग शामिल नहीं थे। सर अदनान मैं आपको एक बात बताऊं, कल मैं 2 प्रोग्राम में था, एक दिनेश के प्रोग्राम में और एक एक्सप्रेस में। उसमें क्लिप चलती रही है, जो पत्थर लाया गया है प्लास्टिक के थैली में, उसको पुलिस वाले लेके आए थे, पुलिस वाले खड़े हैं उसमें। आप क्लिप जरा प्राय मेहरबानी देख लें। दूसरी बात, पत्थर भी हम लाए, जख्मी भी हमारे बंदे हुए, एक भी सरकारी एहलकार जख्मी नहीं हुआ। ये कमाल की बात करें, पत्थर भी हम लाए, जख्मी भी हम है। नहीं, पुलिस के कुछ लोग जख्मी हुए हैं सर पुलिस के कुछ लोग निहाल साहब जख्मी हुए हैं, उनकी तो फुटेज की बात है कि पत्थर हमारे हाथ में और जख्म भी हमारे जिस्म पे। तो ये इस तरह, और ये ईंट जो लेके आए हैं, ये ईंट लेके आए थे सरकारी एहलकार, पीटीआई के कारकुन और नैब के एहलकार, और ये एक स्नाइपर शूटर से मरियम के शीशे पे फायर करवाया गया। ये कातलाना हमला था और हम इसे नहीं मान सकते। फायर की तो सर आवाज ही नहीं, आवाज वहां तो लोगों ने फायरिंग की आवाज ही नहीं सुनी ना सर। पाकिस्तान के पूरे लाहौर के लोग आएंगे इसमें, और हम हिफाजत करेंगे अपनी बहन की, हम हिफाजत करेंगे अपनी लीडर की। हमें एतबार नहीं है इस पुलिस पे, गवर्नमेंट पे, इनके इदारों पे, इनके एहलकारों पे, और ये पीटीआई के गुंडे कारकुनों पे। नहीं निहाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा की गाड़ी में फायरिंग हुई है वहां पे, तभी बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा। देखिए बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है उस पे, उसके शीशे 2 जगह से चकनाचूर नहीं होते हैं जब तक इस पे कोई बहुत शदीद दर्द ना लगाया जाए। और ये यकीनन कोई छुपा हुआ पीटीआई का कारकुन होगा, कोई सरकारी एहलकार होगा, कोई पुलिस का स्नाइपर होगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद इसी पर बात करूंगा कि मतलब अगली दफा जाएंगी
तो हुकूमत की भी एक जिम्मेदारी होती है। तो हुकूमती इक़दामात क्या होंगे, मुसर्रत साहब ये बताएंगी, और निहाल साहब ये बताएंगे कि अगली दफ़ा अगर गए तो क्या जाने का तरीकाकार यही होगा या सिर्फ मरियम नवाज साहबा उसी तरह जाएंगी जिस तरह आज उस्मान बुज़दार साहब गए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मुसर्रत साहबा, एक बड़ा अहम सवाल है। पहले मैं प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया शबीर कायम खानी साहब ने कराची से, PSP से। बहुत शुक्रिया शबीर भाई वक्त देने के लिए। मुसर्रत साहबा, एक बड़ा अहम सवाल ये है, जो बात निहाल हाशमी साहब कर रहे हैं बड़ी वैलिड है कि आप नैब के पास मरियम नवाज साहबा जा रही हैं पेशी के लिए और उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ वो गाड़ी है और उसका शीशा टूट गया है। वो पत्थर अगर किसी शख्स को लग जाता या वो अगर शीशा एक पत्थर से टूटा है दूसरे पत्थर पे लगता तो खैर वो शीशा ही हो सकता है टूट जाता और अंदर वो जख्मी हो जाती। तो ये बड़ी मिस हैंडलिंग तो हुई है। इस बात को तो बतौर हुकूमत आप इसको तो एडमिट करें ना मैम। देखिए, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक सीरीज के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जब एक अल्लाह माफ करे पूरी पार्टी एक झूठों का पलंदा और इल्जाम, अब ये देखें जैसे निहाल भाई इतने सीरियस अंदाज में वो कह रहे हैं कि PTI के लोग हमें मार रहे थे। भाई मीडिया वहां पे मौजूद था, आपके पास एक एक बंदे की फुटेजेस इनके पास भी मौजूद है, मीडिया के पास भी मौजूद है। PTI वहां पे कहाँ से आ गई? एक बात। पुलिस एहलकार जो जख्मी हुआ, मैंने सारी बीमार खवातीन आपको अदनान मैंने पिक्चर्स भेज दी हैं, यू कैन सी कि उसमें खवातीन कितनी ज्यादा सीरियस इंजर्ड थी। जब इतने पत्थर आप वहां पे पुलिस एहलकारों को मारेंगे तो आगे से जवाबी कार्रवाई तो होगी। अब गोलियां तो वो चलाने से रहे, जैसे ये तो सीधी गोलियां ही मरवाते थे वैसे बाय द वे, पुलिस इनके जमाने में तो सीधे फायर खोलती थी। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है, देखिए बेसलेस एलिगेशन लगाने से पहले इनको 1000 दफा सोचना चाहिए। और बिल्कुल सही। मैं सवाल आसान कर देता हूँ, मैं सवाल आसान कर देता हूँ ताकि निहाल साहब नहीं, मैं सवाल आसान कर देता हूँ। मरियम नवाज साहबा की गाड़ी डैमेज हुई, उन्होंने गाड़ी से बैठ के उसी वक्त वीडियो उसने शायद ट्वीट भी कर दी थी कुछ ही लम्हे बाद, तो उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ तो तभी उनकी गाड़ी खराब हुई और शीशा टूटा उनका। अच्छा, उन्होंने ट्वीट भी किया ना आज, उसमें उस ट्वीट में मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि क्लियरली आई एम द टारगेट, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जी उसमें जो दो चीजें हैं, एक तो उस बीबी ने ये फरमाया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी मोहतरमा, उन्होंने कहा कि चारों तरफ से मेरे वर्कर्स शाबाश आपने मेरी गाड़ी को, और अगर खुदा ना खास्ता आज ये कह रहे हैं ये कोई लेजर गन से हुआ था तो खुदा ना खास्ता वो तो पूरी एक शील्ड बनी हुई थी आदमियों की, उनसे गुजर के आना था ना, खुदा ना खास्ता। फिर अगली जो इम्पोर्टेंट चीज कि हम ये किस तरह इनके जब ये कहते हैं कि हम पत्थर लाए नहीं, जबकि पत्थर लाने वाले इनके बहुत सारे वर्कर्स भी इस चीज को मीडिया पे एडमिट कर चुके हैं। तो इस बात को भी फिर हकीकत जाने कि ये सिम्पथी कार्ड खेलने के लिए और अपनी एंट्री दबंग एंट्री के चक्कर में ये दीदी ने अपने ऊपर पत्थर खुद इनके वर्कर्स ने मारे हो, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। हम भी ये कह सकते हैं और ऐसा हुआ है यकीनी तौर पर। उसकी वजह ये है कि ये आप ये रिपीट हो जाएगा, मतलब ये बात हम कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, जान को खतरा और मेरे ऊपर अटैक हुआ, निहाल साहब, उसके बाद वो बुलेट बिल्कुल ठीक है, निहाल साहब गाड़ी की फुटेज खुद बना रही थी। ये एक सीरीज ऑफ झूठ है और झूठ सीरीज के अलावा कुछ अब ये डिसाइड नहीं हो सकता ना मैम, ये बात हम 3 दफा कर चुके हैं, वो उसको डिनाई कर चुके हैं, तो इसमें तो हम अब इसी में वेस्ट करते रहेंगे ना टाइम। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। निहाल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे था कि बुज़दार साहब आज गए, बड़ी सादगी के साथ गए और मुसर्रत साहबा ने भी उसकी तारीफ की, मरियम साहबा भी उसी तरह जा सकती थी सर, जाती अपने नैब में पेश होती और वापस आ जाती, बजाय इसके कि इतना बड़ा क्राउड साथ लेके जाती। तो उस्मान बुज़दार साहब ने तो सर एक एग्जाम्पल सेट कर दिया आज। अदनान साहब, एक तो बहन को मैं ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने अभी कहा कि जनाब इनके लोग कहाँ थे, तो गाड़ी के चारों तरफ डेंट पड़ा है, चारों तरफ गाड़ी के खराशे हैं और टूट फूट है, किसी एक जगह नहीं। और ये जो अल्लाह ने बचाया तो कारकुनों ने ये किया। और देखिए कारकुन नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम है। और आपके सवाल का जवाब ये है कि कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली, कहाँ मरियम नवाज साहबा और कहाँ बुज़दार साहब। बुज़दार साहब को तो उनको शायद कैबिनेट के मेंबर भी नहीं पहचानते हो। हाँ, फयाजुल हसन चौहान साहब से पूछिए, उन्होंने कहा था कि कहाँ पे पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कहाँ पे पत्थर डाले गए हैं, कितने पैसे किसको मिले हैं, तो इनके इसमें सारी बातें थी। तो ये क्यों नहीं करता? और दूसरी बात, एक हमारा टिकटॉक का बंदा है शऊद भट्ट, उसको जिस तरह से लोगों ने पकड़ के, आपने देखा होगा फुटेज चल रहा है, जिस तरह से उसको पकड़ के पुलिस के गाड़ी में लेके गए और वो लेकर के जो लोगों ने उसको मारा पीटा, उनके चेहरे पे मफल लोग कौन थे? या तो PTI के लोग होंगे या खुफिया इदारे के लोग होंगे
पुलिस के, तो वो कौन लोग थे? यहाँ तक कि मेयर लाहौर जख्मी हुए, वो हॉस्पिटलाइज हुए, कर्नल मुबशर साहब। तो ये, और पुलिस का एक एहलकार भी नहीं। सियासत जरूर करें आप। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं निहाल भाई। मेरा सवाल पहला, सुन लेना सर निहाल भाई, कम से कम बुज़दार साहब की सादगी की तारीफ तो कर देना सर, कि वो ले जा सकते थे पीटीआई के, हजारों लोग लाहौर से निकल सकते थे उनके साथ, वो अकेले गए। मासूम से, अरे भाई वो सियासतदान कहाँ है? वो वसीम प्लस है, वो मासूम से आदमी है। उनको बेचारे उनके अपने लोग पहचानने से इनकार कर देते, तो वो सादगी से आए, चले गए, पता नहीं चला। मरियम जब निकलती है तो पूरी खलकत निकलती है, आवाम उसको देखने के लिए पूरी रात जाग रही होती है, सड़कों पे निकल आती है, औरतें, बच्चे, बूढ़े। तो मरियम तो जब आती है तो पूरा शहर उमंड आता है ना भाई। तो कोई मुआवजा नहीं है इन दोनों का। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनकी सादगी की कोई आला एग्जाम्पल नहीं है, लोग आना ही नहीं चाहते थे बुज़दार साहब के साथ। इस पर रिस्पांस लूंगा मुसरत साहब से, लेकिन उससे पहले शबीर भाई, बड़ी माजरत क्योंकि मेरा सवाल पिछले हाफ में रह गया था, तभी मैं निहाल साहब और मुसरत साहबा की तरफ था। सर, कराची को साफ करने के लिए, कराची के मसाइल को हल करने के लिए चीफ जस्टिस साहब बड़े मुतहर्रिक नजर आते हैं सर। क्या उनके बड़े रिमार्क्स जो थे आज जो उन्होंने दिए, वो बड़े संजीदा किस्म के हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई सिंध में मौजूदा हुकूमत, और मैं तो मौजूदा हुकूमत के अलावा वफाक को भी जिम्मेदार समझता हूँ, ये वाकई संजीदा नहीं है कराची के मसलों को हल करने के लिए, या कराची के मसले जो हैं आपकी नज़र में वो इतने पेचीदा हैं कि वो हल ही नहीं हो सकता किसी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने कहा कि कराची के मसले इतने पेचीदा हैं कि जो हल ही नहीं हो सकते। ऐसा कतई नहीं है कि असल में बात ये है कि कराची के जो इस वक्त जो हुकूमत कर रहे हैं कराची पे, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो शहरी हुकूमत हो, कोई सीरियस नहीं है। अब चीफ जस्टिस ने 2-3 दिन से जो एक्शन लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोगों को उम्मीद की किरण नजर आई है, क्योंकि कराची के मसाइल कोई आज के मसाइल नहीं है। कराची जो दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, और कराची जो वफाक को 65% टैक्स रेवेन्यू दे रहा है, फिर सूबा सिंध को जो 90% रेवेन्यू दे रहा है, लेकिन कराची का शहर का आप हाल देखें, आप पूरी दुनिया जानती है इस वक्त कराची की क्या सूरत हाल है। तो अभी चीफ जस्टिस साहब ने जो एक्शन लिया है बहुत अच्छा लिया है। मैंने कहा कि कराची आवाम को एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी है कि कराची में जो बारिशें होती हैं, आपको पता है बारिशें एक रहमत होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से कराची में ये बारिशें चाहे 8 घंटे की बारिश कराची के लिए जहमत बन जाती है। तो कितना बड़ा अलमिया है कि कराची की आवाम जो इतना टैक्स देकर खून पसीने की कमाई से इस मुल्क का निजाम चला रही है, लेकिन वो इस बारिश को एंजॉय नहीं कर सकती है। बारिश में करंट लगने से लोग मर जाते हैं, यहाँ पर बारिश का पानी लोगों के घरों पर आ जाता है। तो ये मसला कोई आज का थोड़ी है, ये बरस से हम लोग अच्छा, सुन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कौन ऐसा मसीहा पैदा होगा जो इस मसले को हल करेगा? तो चीफ जस्टिस साहब ने जो एक्शन लिया बहुत अच्छी, उन्होंने एक दर्द को महसूस किया, कराची की आवाम को का दर्द उन्होंने महसूस किया, और महसूस कर कराची की बात की उन्होंने, क्योंकि कराची इस मुल्क की शेर है गए। ये मुआशी अच्छा, दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर। निहाल साहब भी कराची से हैं, क्योंकि इस ब्रेक के बाद निहाल साहब नहीं होंगे हमारे साथ, वो एक तो ट्रैवल कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे वक्त दिया। निहाल साहब ये बताइएगा कि कराची के मसाइल का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कराची पे बड़ा अरसा MQM की भी हुकूमत रही, फिर सिंध में होने की वजह से पीपल्स पार्टी भी मुसलसल 13वां साल शुरू हो गया। सर, जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। निहाल साहब, निहाल साहब हैं? निहाल साहब नहीं है। मुसरत साहबा, हु इज रिस्पॉन्सिबल? देखिए, सबसे पहले तो अभी निहाल भाई ने जो 2-3 बातें की, मैं सिर्फ इसका जल्दी से 2-3 सिर्फ फिक्रे में मैं जवाब जरूर दूंगी। अच्छा चलो, दे दे। बेसिकली देखें कि जैसे उन्होंने कितना बुरे अल्फाज का इस्तेमाल किया कि कहाँ मरियम और कहाँ फलाना। देखें, मरियम ने ना सिर्फ वो साहिब औलाद है, बल्कि वो तो नानी भी है, लेकिन जो इमेच्योरिटी उस औरत ने दिखाई है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये कोई झंडे नहीं गाड़े फतह के कि वो रातों को लोग इसकी माशाल्लाह से जागते रहे। वो सारे बाकी मुसरत साहब, निहाल साहब, मुसरत साहब, फयाज चौहान साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि ये जहाँ जहाँ पैसे, निहाल साहब, मुसरत साहब मुझे 1 मिनट दे दिया, मैं कथा कलामी की माजरत, निहाल साहब को हमने बड़ी मुश्किल से दोबारा कॉल पे लिया। निहाल साहब, कराची का सवाल है मेरे, कराची के हालात का आपकी नजर में कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि आप खुद उस शहर से हैं सर, वहां रहते हैं। MQM ने बड़ा अरसा हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को अब 13 साल हो गए। हु इज रिस्पॉन्सिबल सर आपकी नजर में, एज ए न्यूट्रल पर्सन सर?
देखिए ये एक बड़ी तवील दास्तान है। कराची को सबने डिसोन किया मगर सब वहां से लूटते हैं। हम वफाकी हुकूमत को 65 देते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को 95 देते हैं, और भी इदारों को हम दे रहे होते हैं, कुछ को जायज ले लेते हैं, कोई नाजायज, मगर किसी ने ऑनरशिप नहीं दी कराची को। वोट लेने आ जाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। और मैं देखिए मेरी पार्टी नहीं है एमक्यू, मगर मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ जिस तरह लंदन में, न्यूयॉर्क में मेयर्स होते हैं, पुलिस भी मेयर के अंडर होना चाहिए, बल्दिया भी मेयर के अंदर होना चाहिए, टैक्सेस भी मेयर के अंदर होना चाहिए। मगर मेयर साहब से गुजारिश होगी कि उनके जो मुलाजिम हैं उसको वो तदारुक करें, और जो बल्दिया में मुलाजिमीन या वाटर बोर्ड में, देखिए वाटर बोर्ड भी इनके हाथ से छीन लिया गया है, केडीए भी इनके हाथ से ले लिया गया है, मगर जो भी इनके पास एहलकार बच गए हैं, इनको चाहिए कि वो ईमानदारी से अपना काम करें, पार्टी की वाबस्तगी और पार्टी वफादारी से बालातर होकर। दूसरी, कराची के लिए एक टाउन प्लानिंग हो। देखिए पूरे निहाल साहब एक कमेंट कर दें जल्दी से सर। मौजूदा पूरे शहरों की आबादी मुख्तलिफ तरीके से बढ़ती है। कराची में पूरे पाकिस्तान के लोग आते हैं। अगर पूरे पाकिस्तान के लोग आते हैं तो फिर वसाइल भी पूरे पाकिस्तान से लेके आए। सर ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना है। निहाल साहब, क्या मौजूदा सिंध गवर्नमेंट, मुराद अली शाह साहब की हुकूमत कराची की बेहतरी के लिए काम कर सकती थी गुज़श्ता 2 सालों में या 13 सालों में, जो उन्होंने नहीं किया सर, आपके ख्याल में? अगर काम कोई किया भी है तो वो बिल्कुल नाकिस काम है, 2 नंबर काम है। और मैं समझता हूँ एक और कराची का बुनियादी मसला है कि कराची के नौजवानों को बावजूद कोटा सिस्टम के वहाँ के ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 17 तक किसी मुलाजमत में नौकरी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, आप मेरे साथ थे। तो ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद बात करेंगे कराची की सूरत हाल पे, क्या बेहतर होगी या नहीं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शबीर भाई, क्योंकि आपकी पार्टी का फोकस कराची था, कराची के मसाइल थे, आपने कराची के वोटर को एक बड़ी होप दी थी, लेकिन सर अब आपकी पार्टी की तरफ से भी खामोशी है। आप वजह क्या है कि जिन लोगों ने कराची से वोट लिया और कराची के मसले हल नहीं किए, तो बड़ा अच्छा मौका था उनको एक्सपोज करने का। चीफ जस्टिस साहब को मतलब इतने मजबूर हो गए वो बिलाखिर कि कराची की आवाम बिलप रही है पिछले 2 सालों से, उनके मसले हल नहीं हो पा रहे। आपका पॉलिटिकल स्टैंड सामने क्यों नहीं आ सका सर? देखें अदनान भाई, कराची के इश्यूज पर मुझे बात करने के लिए वक्त दरकार था, लेकिन अनफॉर्चुनेट आपके प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं वो डिटेल में बात सर मैं 4 मिनट आपको दे रहा हूं मुशर्रफ साहब, और मैं खामोशी से सुन रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूं कि देखो, कराची का दर्द कराची वाले ही जानते हैं। मुझे अफसोस हुआ, मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा हूं। मोहतरमा मुशर्रफ साहिबा जो हैं, ये मुशर्रफ साहिबा से आपने एक सवाल किया कराची के बारे में, लेकिन उन्होंने इन पे बिल्कुल भी कमेंट नहीं की। वो बात वही मरियम नवाज, वही लड़ाई। भाई कराची इस मुल्क की शेरग है, कराची के बारे में कौन सोचेगा? कराची में लोग रहते हैं, कराची में जब कराची के लोग टैक्स, मैंने पहले कहा कि 65, हमको जिता नहीं रहे हैं। कराची की आवाम जब 65% रेवेन्यू टैक्स दे रही है, का पहिया चल रहा है, तो कराची के बारे में फिर सबको सोचना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए। इवन जो इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म है, वो कराची से इलेक्ट हुए 243 से, उन्होंने सीट खाली की, तो उनका हक बनता है कराची पे। मुश्किल से वो 2 साल के अंदर जो दावे करते थे कराची के लिए, गिनती के हवाले से वो आए, क्या काम किया कराची में, इन्होंने क्या डिलीवर किया? तो ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। मैं माजरत चाहता हूं भी कि तो कराची में आप देखें कि कराची में लोग रोजाना करंट लगने से मरते हैं। लोग, उन जो बच्चे मरते हैं उनके वालिदैन से आप पूछें, जिनको घरों पर पानी जाता है, जिनके घरों पर बच्चों का उनका जेल्स खराब हो जाता है, उनके फ्रिज खराब हो जाते हैं, लोग मर रहे हैं। कराची के लोग कहां जाएंगे? कराची के लोग, सर ये तो बिल्कुल मसले हैं। शबीर भाई, आप भी तो पॉलिटिकल पार्टी हैं सर, आपने कोई प्लान तैयार किया कि यार सुने जी अदनान भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरजमीन पार्टी तो है मैदान के अंदर, हमारे पास एक काउंसलर भी नहीं है इस वक्त। उसके बावजूद ना हमारे पास वसाइल है, उसके बावजूद देखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप फोटोज देखें, आप वीडियो आप देखें, आप सोशल मीडिया पे जाएं कि पाक सरजमीन पार्टी ही मैदान में, जो कराची के रोड्स पर इन बारिशों में कराची के अवाम की खिदमत, लोग बारिशों के पानी में फंस जाते हैं, उनकी गाड़ियां खराब हो जाती हैं। पीएसपी के वर्कर्स और पीएसपी के जितने भी कायदे खुद रोड पर खड़े हुए अवाम की खिदमत के लिए बिलांग। पीएसपी के पास वसाइल नहीं है। अब ये कराची के अवाम को सोचना है, मुशर्रफ साहब, आपकी पार्टी ने कराची से
एक बड़ा वोट बैंक लिया आप है। जिनको लेकिन आपकी पार्टी भी डिलीवर करने में नाकाम रही। वो मुराद अली शाह साहब पे और सिंध हुकूमत पर तो एतराज़ करती है, लेकिन वफाक और पीटीआई से जो तवक्को थी कराची के वोटर को, कराची के अवाम को, 2 सालों में वो भी नाउमीद हुए मैम आपसे। कि जो कराची ये डिजर्व नहीं करता जो कराची के साथ हुआ, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारा इतना ज़बरदस्त शहर, और वाकई ठीक बात है कि टैक्स में जितना कराची का जो टैक्स पेयर है वो देता है, बाकी और किसी कोई इतना शहर, किसी एक शहर की इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन देखें जब भी कभी आप, वैसे ये मुझे अब बात करनी पड़ेगी कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट का राग अलापते नहीं थकते, और वो मास्क पहन के कभी से पंजाब में घूमते फिरते हैं, कभी वो पता नहीं कौन सी एपीसी को हेड करते फिरते हैं। देखें जब भी कराची पे मुश्किल वक्त आया तो उसमें फिर फेडरल गवर्नमेंट ने ही जाके रेस्क्यू किया है अपनी कराची की आवाम को, और ये हमारा कोई बिलावल पे या किसी और पे एहसान नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कराची की आवाम ने हमें जो मैंडेट दिया है, हम ये इस हद तक तो हम सोच भी नहीं रहे थे, और हम उनके शुक्रगुजार हैं। और इंशाल्लाह ताला आगे फर्दर ये बात जो शबीर भाई फरमा रहे थे, मैं उनकी बात से इसलिए एग्री करूंगी कि इस शहर की नए उसमें ये कि इस शहर के लिए एक पूरी मास्टर प्लानिंग की जरूरत है। ये खाली कचरा जाके निकाल लेने से काम नहीं चलेगा कि हम भी जाके कचरा निकालेंगे और फिर उसके बाद वो फिर दोबारा, और कितनी देर कोई फेडरल गवर्नमेंट उस सूबे के, जब तक सूबा खुद भी परफॉर्म नहीं करेगा। इसमें एक तो नहीं तो अगर कराची के हालात को बेहतर करने के लिए वफाक को इंटरवीन करना पड़ा या कानूनी ऑप्शन जो अटॉर्नी कर ही जनरल रहे हैं हम लोग, तो देखिए हम लोग करना पड़ा नहीं, अब हमें इसके अलावा ऑप्शन क्या है? आप ऐसे तो लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, और ये बात बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा और जिस तरह से वहाँ पे शबीर हालात कायम खानी साहब, बड़ी दुख और दर्दनाक बात है। अल्लाह हाफिज।